जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली बच्चों क्लास 12th के ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो फाइनली बच्चों आज यानी कि 2 मार्च 2023 को क्लास 12 का आपका सीबीएसई का जो बोर्ड का एग्जाम था ज्योग्राफी का वो फाइनली हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम उस क्वेश्चन पेपर का देखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, मार्किंग स्कीम देखने वाले हैं जिसके आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि आपके 70 आउट ऑफ कितने मार्क्स हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे तरीके से पेपर को समझाऊंगा ताकि आप समझ जाएं कि आपने कैसे आंसर की प्रेजेंटेशन की है जिससे कि आपको 70 में से कितने मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, और साथ ही आप वीडियो के एंड में सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में अपना गैस मार्क्स जरूर बताइएगा कि कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं। ठीक है, और ये मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, साथ ही इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए आंसर दिखा दिए जाएंगे। तो आप सभी वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखिएगा। शुरुआत करेंगे बिना देरी करते हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, जिस तरीके के हमने आपको पैटर्न बताया था सेम टू सेम आपका वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पेपर 4 खंड में आपका डिवाइड था और 17 आपके एमसीक्यू थे, 18 से 29 आपके जो है वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 18 में स्रोत आधारित था। ठीक है, 24 से 28 5-5 नंबर के क्वेश्चन और 29 वर्ल्ड और इंडिया मैप का था। ठीक है, मैंने हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो एक बार मैं आपको मार्किंग स्कीम दिखा देता हूँ। ये देखिए क्लास 12 की ज्योग्राफी थ्योरी की मार्किंग स्कीम है और यहाँ पे हम चलेंगे मार्किंग स्कीम की तरफ। तो सबसे पहले खंड ए आ जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताते चलूंगा और सीधा सीधा आंसर आपको बताऊंगा। ठीक है, मेनली मैंने क्या किया कि इस पेपर में जो सही आंसर है उसको टिक भी कर रखा है, एक आधा जो है वो उसे मैं बताता चलूंगा। तो पहला क्वेश्चन है खंड नंबर का हमारा, निम्नलिखित में से मिश्रित कृषि की विशेषता की पहचान कीजिए। तो इसमें से जो मिश्रित कृषि की विशेषता है वो है बच्चों फसल उत्पादन एवं पशुपालन पर समान महत्व दिया जाता है। ठीक है, इसमें फसल उत्पादन पशुपालन दोनों पर इंपॉर्टेंस दी जाती है। सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक निर्माण की विशेषता नहीं है? तो क्या कोई छोटा संगठन आधुनिक निर्माण कर सकता है? नहीं कर सकता। तो हमारा सी वाला हो जाएगा जो इसकी विशेषता नहीं है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी फुटकर व्यापार की विशेषता नहीं है? यानी कि जो फुटकर नॉर्मली छोटी मोटी दुकानें टाइप में होती है ना, तो उसकी व्यापार की विशेषता नहीं है। तो वो है बच्चों हमारी बी वाली। क्यों? क्योंकि अधिकांश फुटकर व्यापार केवल विक्रय के लिए नियत प्रतिष्ठानों में संपन्न होते हैं। ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ये विक्रय के साथ साथ और भी बहुत सारे कार्य करते हैं, तो उसमें ये आ जाएगा। ठीक है, तो तीसरे का हमारा जो है बी हो जाएगा, पहले का बी दूसरे का सी इस तरीके। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं इंग्लिश में आप देख लेंगे। तो इंग्लिश में आपका जो है यहाँ पे आपका बी वाला राइट हो जाएगा पहले का, और दूसरे का आपका सी राइट हो जाएगा, और तीसरे का भी आपका बी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप चतुर्थक क्रियाकलाप से संबंधित होते हैं? तो इसका आंसर है बच्चों सूचनाओं का आदान प्रदान। फोर्थ का हमारा ए राइट है। ठीक, विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से क्षेत्र में किस क्षेत्र में रोजगार करते हैं? यानी कि जिस देश की अर्थव्यवस्था विकसित होती है वहां पे ज्यादातर जो श्रमिक लोग होते हैं वो किस अर्थव्यवस्था में काम कर रहे होते हैं, किस क्षेत्र में, प्राथमिक में, द्वितीयक में, चतुर्थक में या तृतीयक में? तो देखो प्राथमिक और द्वितीयक इसमें काम तो कर रहे होते हैं लेकिन ज्यादा नहीं। चतुर्थक में सेवाएं आ जाती है तो उसमें कम होते हैं। मेनली जो इसमें आंसर बनेगा मेरी तरफ से जो मुझे लगता है कि एकदम राइट है वो हमारा सी वाला है, तृतीय क्रियाकलाप। ठीक है, उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का प्रमुख क्षेत्र नहीं है? तो संसाधनों तक पहुंच बिल्कुल ठीक है, शिक्षा भी ठीक है, लंबा स्वास्थ्य जीवन ये भी ठीक है, लेकिन आर्थिक अलाभ ये मानव विकास का प्रमुख क्षेत्र है? ये नहीं है। ठीक है, तो आर्थिक अलाभ ये क्षेत्र नहीं है। ओके, उसके बाद सातवां क्या है बच्चों, निम्नलिखित में से जो उपागम है इसमें से किसके मूल रूप से अंतरराष्ट्रीय श्रम की ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसमें से किस उपागम को इसने प्रस्तावित किया है? तो वो उस उपागम का नाम है बच्चों आधारभूत आवश्यकता उपागम। क्या नाम है? आधारभूत आवश्यकता उपागम। ठीक है, उसके बाद में निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1990 में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया था? तो उसका नाम था बच्चों डॉक्टर महबूब उल हक। क्या नाम था? डॉक्टर महबूब उल हक, जिसने 1990 में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया था। ठीक है, नौवां दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन नगर का उदाहरण है? तो एक है मध्यकालीन नगर आगरा। क्या है? आगरा। ठीक है, बाकी के आप यहाँ से अपने क्वेश्चन को देख सकते हैं। एक सेकेंड, पांचवे का जो मेनली अभी मैंने आपको बताया था ना, क्या है? हाँ देखो सी है। ठीक है, तो सिर्फ ब्रैकेट लगा रखा है क्योंकि यहाँ पे श्योर नहीं थे इसीलिए। तो वैसे अब आपका सी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पांचवे का आपका सी आ जाएगा, बाकी आप देख ही सकते हैं 6 7 8 9 इस तरीके। ठीक,
अब यहाँ पे बात करते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में आप देख लेंगे इस तरीके से, आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है। 5वें का आपका हो जाएगा सी, और 6 का हो जाएगा आपका डी, इसी तरीके से 7th का आपका सी हो जाएगा, और 8 का जो है वो आपका हो जाएगा सी, इस तरीके से, ठीक है। और फिर यहाँ पे 9th का आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ओके, आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित आयोगों में किसने योजना आयोग का स्थान लिया? तो ये तो बहुत ही आसान सा भाई, किसने लिया था? नीति आयोग ने स्थान लिया था, ठीक है। निम्नलिखित में से सही जोड़े का चयन कीजिए। तो इसमें से एक ऐसा जोड़ा है जो बिल्कुल सही है, और उस जोड़े का नाम है प्रशासनिक नगर, जो कि है भोपाल। ये जोड़ा बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बात करेंगे, भरमौर जनजातीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इस क्षेत्र में चंबा जिले की 2 तहसीलों भरमौर और होली शामिल होती हैं। यहाँ अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये अनुसूचित जो जनजातीय क्षेत्र है ये है, ठीक है। यहाँ पे बोला नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा भरमौर क्षेत्र के संबंध में, ठीक है। अब 13वां क्या है कि इंदिरा गांधी नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये इसे पहले हम राजस्थान नहर के नाम से जानते थे, ठीक है। यह नहर पंजाब के हरिके बांध से निकलती थी, और यह नहर जो पाकिस्तान की सीमा इसके समानांतर बहती है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि सबसे कम लाभ जो है इस नहर से राजस्थान को मिला है, तो ये गलत है, क्योंकि सबसे ज्यादा लाभ इसी को ही मिला है, ठीक है। ये चीज है, ओके। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 14 की। अब क्वेश्चन नंबर 14 ना एक बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे एक ट्रिक के टाइप में यहाँ पे से कर सकते थे कि ये समझ के कि आपका कौन सा यहाँ पे एक आपको पता है। जैसे यहाँ पे मैं आपकी बात करूं गुच्छित की, तो गुच्छित के लिए क्या यहाँ पे इसका क्षेत्र होता है? तो इसका क्षेत्र होता है बच्चों संकुलित रूप से निर्मित क्षेत्र। एक मिल गया। अब एक में आप यहाँ पे ऑप्शन ढूंढ लो, ये मिल गया हमको बी वाला। तो पहले का डी, और दूसरे का आपका अर्धगुच्छित यानी कि विखंडित, पल्ली यानी कि इकाइयों के स्थानीय से पन्ना पाड़ा इस तरीके से बोलते हैं, और परिक्षिप्त यानी कि एकाकी वस्तु इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट हो जाता है आपका इस तरीके से, ओके। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पे आ जाएगा हमारा इंग्लिश वाले पार्ट में। तो इंग्लिश में हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14। 10 का है आपका बी, ठीक है, नीति आयोग। 11th का है आपका डी। 12th का है आपका यहाँ पे 12th का कौन सा है? 12th का है आपका ये बी वाला पार्ट। एंड 13th का देखते हैं, तो 13th का है आपका डी एंड बी, ठीक है। ये रहा 13th का डी, एंड इसका जो है वो आपका बी राइट हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे जो है वो आपका आया था एक केस अध्ययन। तो ये केस अध्ययन काफी ट्रिकल था, और जहां तक मुझे लगता है बच्चों को इसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन जरूर हुई होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि आपको आंसर सही बताने की, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बच्चों हमारा ये था कि झाबुआ के जनजातीय समुदायों के लोगों ने गरीबी के कारण क्या क्या कष्ट झेले, इसके बारे में कौन सा विकल्प इनमें से सही नहीं है? तो देखो, उन्होंने वनों के उच्च दर से निम्नीकरण को भी झेला था, भूमि के निम्नीकरण को भी झेला था, जल संबंध प्रबंधन को लागू करना ये भी देखा था, लेकिन निरक्षरता ये उन्होंने नहीं झेली थी, क्योंकि इसके बारे में पूरे के पूरे पैसेज में कहीं पे भी वर्णन नहीं किया गया है, ठीक है। उसके बाद लोगों ने किस प्रकार चरागाह भूमियों के विकास की व्यवस्था की थी? तो उन्होंने क्या किया था? चरागाहों की रक्षा जो थी वो तारों से घेराबंदी करके की थी, ठीक है। चरागाहों की रक्षा की और तारों से उनकी घेराबंदी की, ठीक। और 17वां क्या है कि भीलों ने अपने निजी प्रयासों से साझा संपत्ति संसाधनों को किस प्रकार पुनर्जीवित किया? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने साझी संपदा, जो साझी संपदा थी, इन संसाधनों पर चराई की जो खुली छूट थी उसको नियंत्रित किया था, ठीक है। ये चीज आती है, तो सही विकल्प आपका ये हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे आपका ये 17 कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे देखना है तो 15वें का सी, 16वें का है, और 17वें का बी आ जाता है, ठीक। अब इसी तरीके से इंग्लिश में देख लेंगे। 15वें का जो है आपका आ जाएगा सी वाला पार्ट, ठीक। उसके बाद में 16वें का आपका आ जाएगा एक सेकेंड, 16वें का भी हमने क्या देखा था? हाँ, 16वें का ए आ जाएगा, ठीक है। 16वें का आपका ए आ जाएगा, और इसी तरीके से 17वें का आपका जो है वो बी आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से हमारा सेक्शन नंबर 20 शुरुआत हो जाएगा, और यहाँ पे मार्किंग शीट भी बी की लेके आते हैं। चलिए, मार्किंग शीट में यहाँ पे 18वां 19वां का इसी में मिल जाएगा, इसलिए मैंने दिखाया नहीं है। तो 18वें का यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ एक स्रोत, और इसके आधार पे हमें पहचानना है कैसा क्वेश्चन है। तो पहला दिया हुआ है 18.1, परिवहन की उपयोगिता की व्याख्या कीजिए। तो परिवहन की उपयोगिता क्या है? कि यह परिवहन ही तो है जो हमें वस्तुओं के उत्पादन स्थल से मार्केट तक पहुंचाने में सहायता करता है, और ये उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाता है, ठीक है। परिवहन के द्वारा हम कहीं आ जा सकते हैं, और भी बहुत सारी विशेषताएं लिख देंगे, बहुत ही आसान तरीके से कर दिया होगा आपने,
ठीक है। इसके माध्यम से हम फल, साग सब्जियां, किताबें, कपड़ा आदि को एक जगह से दूसरी जगह भौतिक जो वस्तुएं जो होती हैं उनको ले जा सकते हैं। ठीक है। उसके साथ में संचार शब्द को परिभाषित करना है। तो संचार शब्द क्या है बेसिकली? संचार शब्द में हम विचारों, दर्शन, संदेशों, इन सभी का जो विनिमय होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, इसी को संचार बोल देते हैं। अब है कि संचार और परिवहन के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जब बात करेंगे संचार और परिवहन के बीच में अंतर की, तो सिंपल सा आपका जो आंसर है बच्चों यहाँ से इतना हो जाएगा कि मानव विभिन्न वस्तुओं, पदार्थों, विचारों, इन सभी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए भिन्न भिन्न विधियों का प्रयोग करता है और इसमें फिर संचार, परिवहन अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। परिवहन में बेसिकली आप भौतिक वस्तुओं को ले जा सकते हैं और साथ ही जो विचार वगैरह, दर्शन, संदेश, इनको भी ले जा सकते हैं। लेकिन संचार में केवल और केवल आप विचार, दर्शन, संदेश, इन सभी को प्रवाह कर सकते हैं बस। लेकिन परिवहन में भौतिक वस्तुएं भी जा सकते हैं, सिंपल सा। ठीक है भाई। अब उसके बाद में यहाँ पे आप इसको इंग्लिश में देखेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप देखेंगे 19 को। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अत्यधिक जनसंख्या संगठन वाले देश दिए हुए हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे कैसे थे, क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, ये 18वें का दिया हुआ ये वाला। हाँ, क्वेश्चन क्या था बच्चों कि सबसे सघन जनसंख्या वाले देश का नाम लिखिए। तो सबसे सघन जनसंख्या वाला देश कौन सा है बच्चों? ये रहा चाइना। ठीक है। तो आपके पहले का आंसर हो गया चाइना। ठीक। सेकंड क्वेश्चन, चित्र में एशिया महाद्वीप के कुल कितने देशों को दर्शाया गया है? तो देखते हैं कितने देशों को दर्शाया गया बच्चों एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप के तो रूस को दर्शाया गया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है और भारत है, चाइना है। यानी कि 2, 4, 6 और 2, 4, 6। एक सेकेंड, इसमें शायद कुछ मिस्टेक है अभी। ठीक है, टोटल 6 हैं यहाँ पे। ठीक है, टोटल 6। एक है रूस, ठीक है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, भारत और चाइना। टोटल हमारे 6 हो जाते हैं। ठीक है। मैक्सिको बेसिकली कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में है। और नहीं, मैक्सिको तो उसमें है उत्तरी अमेरिका में। ठीक है। नाइजीरिया कहाँ पे है? ये अफ्रीकी महाद्वीप में है। और संयुक्त राज्य अरब अमीरात तो ये है ही अलग। ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ना आपको कंफ्यूजन हुई होगी। क्या सर? कंफ्यूजन आपको ये हुई होगी कि यहाँ पे लिखा है संयुक्त तो इसे आप संयुक्त अरब अमीरात भी बोल सकते थे, संयुक्त राज्य अमेरिका भी बोल सकते थे। तो इसलिए ना आप इसको इंग्लिश में देखेंगे ना तो समझ जाएंगे। इंग्लिश में यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इस तरीके से टोटल 6 हो जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद में एशिया में भू आकृति किस प्रकार जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करती है? तो भाई बहुत तरीके से प्रभावित करती है। एक दो आपको पॉइंट लिख देने, बस कंप्लीट हो गया आपका इस तरीके से 19वां क्वेश्चन। ठीक है। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 20 की, मतलब जो हमारे 3-3 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। और ये प्रश्न काफी इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे के सारे जो प्रश्न इनके उत्तर भी करवाए हुए हैं अच्छे तरीके से। देखते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 था बच्चों कि एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना है। बिल्कुल ठीक है भाई। अब कैसे है आइए देखते हैं। देखो, एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना है और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। अर्थात प्रकृति और मानव के अध्ययन पर इसमें बल दिया जाता है। ठीक है। इसमें यह देखा जाता है कि आखिर प्रकृति से मानव कैसे संबंधित है, साथ ही मानव जो है वो प्रकृति से डरता है या उसकी पूजा करता है, या फिर उसने किस तरीके से विकास कर लिया है, या फिर मानव ने किस प्रकार से प्रकृति में बदलाव करके विजय पाई है, इसका अध्ययन किया जाता है। इवन प्रकृति और मानव के जीवन के जितने भी महत्वपूर्ण घटक होते हैं वो सभी का अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है। भौतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से और मानवीय जगत के बीच संबंध के रूप में, मानवीय घटनाओं के स्थानिक वितरण के रूप में, इसमें सब कुछ अध्ययन किया जाता है। उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति, विभिन्नता, इन सभी का अध्ययन होता है। सिंपल। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पहले इंग्लिश में देख लेंगे 20 वाले को, और फिर 20 को इंग्लिश में आप यहाँ से देख सकते हैं और इंग्लिश में इस क्वेश्चन के आंसर को आप यहाँ से समझ सकते हैं। आंसर नंबर 20 इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ पे 21 है। इसमें बेसिकली हमारे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि शोध एवं विकासमान युक्तियों के द्वारा प्रौद्योगिकी, नवाचार, आधुनिक विनिर्माण के महत्वपूर्ण पहलू, यानी कि जो नई नई टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली विकास जो है इसको और आगे बढ़ा रही है। ठीक है। मेनली उद्योगों के मामले में। तो ये मैं समझाना ये कैसे है भाई, ये समझाते हैं कैसे है भाई। तो लिखेंगे इस तरीके से, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शोध एवं विकासमान युक्तियों के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने का एक पहलू होता है बेसिकली। यानी कि जो प्रौद्योगिकी, नवाचार है
इसके माध्यम से शोध विकासमान जो युक्ति हैं इनके द्वारा क्या होता है, जो भी निर्माण किया जाता है फैक्ट्रियों में या फिर विनिर्माण में जो भी वस्तु आती है उसकी गुणवत्ता को नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही जो भी अपशिष्ट होते हैं इनका निस्तारण किया जा सकता है। ठीक है, उनको जो अपशिष्ट यानी कि गंदा पदार्थ जो होता है फैक्ट्री वगैरह का उसे खत्म किया जा सकता है इस प्रौद्योगिकी नवाचार की वजह से मदद से। साथ ही साथ जो प्रदूषण होता है उद्योगों से उसे समाप्त किया जा सकता है। तो इस मामले में ये एक पहलू है। ठीक है, इसके द्वारा नागरिकों को तथा लोगों को प्रौद्योगिकी के कारण हानि जो हो रही होती है उसे रोका जा सकता है। साथ ही नागरिकों को ये समझाया भी जा सकता है कि तुम्हें कैसे इसका अच्छी तरीके से विकास करना है। तो ये चीजें हैं, आप इसमें अपनी तरफ से 1-2 पॉइंट बना के और लिख देंगे। ठीक, अथवा में दिया हुआ है कि तीव्र व सक्षम परिवहन प्रणाली औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है। यानी कि तेजी से और जो अच्छी परिवहन प्रणाली है ये औद्योगिक विकास के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब कैसे जरूरी है, जिन बच्चों ने ये किया होगा तो देखते हैं। तीव्र और सक्षम सुविधाएं औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है। कैसे? क्योंकि देखो परिवहन लागत किसी औद्योगिक इकाई की अवस्थिति को निश्चित करने में महत्वपूर्ण कारक है। यानी कि परिवहन लागत जो होती है ये किसी भी औद्योगिक इकाई की अवस्थिति जो होती है इसको निश्चित करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि अगर परिवहन में ज्यादा खर्चा आएगा तो उद्योग वैसे ही खराब हो जाएगा इस तरीके से। इसी मामले में पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में अत्यधिक परिवहन तंत्र बहुत अच्छा विकसित है। इसी वजह से पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में परिवहन के विकसित होने की वजह से यहाँ पे उद्योग तेजी से विकसित है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि आधुनिक उद्योग अपृथकीकरण ढंग से परिवहन तंत्र से जुड़े। यानी कि अगर कहीं पर भी उद्योग लगाना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है परिवहन तंत्र होना। क्योंकि अगर परिवहन महंगा पड़ेगा तो कोई उद्योग लगाएगा नहीं, सस्ता पड़ेगा अच्छा सुचारू रूप से मिलेगा तो हर कोई अपना परिवहन वो जो उद्योग लगाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद परिवहनीयता में सुधार समकालिक आर्थिक विकास और विनिर्माण की प्रादेशिक दक्षता को बढ़ाता है। देखो मतलब क्या है, सिंपल सा। आपको ये देखो ऐसे बड़े बड़े वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको इतने बड़े बड़े वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। बस जो मैं आपको समझा रहा हूँ बोल के वो समझ लेना। तो परिवहन में सुधार जो है इससे समकालीन आर्थिक विकास को और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, विनिर्माण को और बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ ही उद्योग हेतु सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, इनका प्रबंधन किया जाता है और संचार के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सिंपल सा। ठीक, अब इन्हीं दोनों क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देख सकते हैं आपके आंसर को। तो क्वेश्चन नंबर 21 ए एंड बी और इसके आंसर की बात करें तो 21 के ए का आंसर आपका ये 3 लाइन में आ जाएगा इस तरीके से। मान लिया आप आंसर बुक में लिखेंगे तो काफी आ जाएगा आपका। ठीक है, अब बी का आप यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं बाकी का जो दिया था। और रही बात आंसर की, तो आंसर के बारे में आप इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 22। 22 को हम हिंदी में देखें तो क्या लिखा हुआ है आजा भाई। हाँ देखो 22 कहता है आधुनिक समय में व्यापार विश्व के आर्थिक संगठन का आधार है और राष्ट्रों की विदेश नीति से किस प्रकार संबंधित है व्याख्या कीजिए। यानी कि सिंपल सा क्या बताना है कि आधुनिक समय में जो भी व्यापार है ये विश्व के आर्थिक संगठनों का एक तरीके का आधार है और यही राष्ट्रों की विदेश नीति से संबंधित है। तो कैसे है ये मैं समझा। तो आइए एक एक करके समझते हैं। देखो आधुनिक समय में व्यापार जो है ये विश्व के आर्थिक संगठनों का आधार होता है और ये राष्ट्रों की विदेश नीति से संबंधित है। ये लिख दिया। उसके बाद में सुविकसित परिवहन तथा संचार प्रणाली से युक्त कोई भी देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी से मिलने वाले लाभों को छोड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। इसीलिए सभी कंट्रीज ने अपनी जो विदेश नीति है बच्चों उसको बहुत ही व्यापार के मामले में लचीला बनाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि विदेश नीति के लचीला होने की वजह से यह विश्व की अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करता है। यदि विभिन्न राष्ट्र वस्तुओं के उत्पादन या सेवाओं की उपलब्धता में श्रम विभाजन या विश्लेषण को प्रयोग करेंगे तो विदेश नीति के माध्यम से ये और विकसित होते जाएंगे। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं सेवाओं इन सभी के तुलनात्मक लाभ परिपक्वता हस्तांतरणीय सिद्धांत पर आधारित होता है जिसकी वजह से विदेश नीति के लचीला होने और कठोर होने पर उसके वैश्वीकरण उसकी आर्थिक स्थिति का हमें पता चल जाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम होती है। सिंपल सा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे इजीली इंग्लिश में देख लीजिए। पहले मैं आपको इंग्लिश में क्वेश्चन तो दिखाऊं तभी तो आप देख पाएंगे। अब देखिए ये रहा आपको 22 क्वेश्चन नंबर इंग्लिश में और इसको इंग्लिश में आप जो आंसर है आपका यहाँ से इजीली देख सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारे क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे दो क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है बच्चों
कि भारत में उपलब्ध जल संसाधन औद्योगिक, कृषि, घरेलू निस्तारणों से प्रदूषित होते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है भाई बात ये। आगे क्या है? तो हमें इसके बारे में समझाना है कि कैसे। तो लिखेंगे, जल की प्राप्ति, व्यक्ति उपलब्धता, जनसंख्या बढ़ने से डे बाय डे बढ़ती जा रही है जनसंख्या, लेकिन जो जल है वो कम होता चला जा रहा है। ठीक है, हमारे पास जो भी उपलब्ध जल संसाधन था, ये औद्योगिक, कृषि और घरेलू निस्तारणों से बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रहा है, और इस कारण जो भी हमारे पास अच्छा जल था, जो भी उपयोगी जल संसाधन थे, इनकी उपलब्धता में कमी आई है, और ये एक तरीके से कह सकते हैं सीमित हो गई हैं। जब भी कोई बाहरी पदार्थ जैसे कि सूक्ष्म जीव, रासायनिक पदार्थ, औद्योगिक और अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, जब ये जल में मिल जाते हैं, जो उद्योगों से निकलते हैं बेसिकली, तो ये जल को प्रदूषित करते हैं और इसकी मात्रा को कम कर देते हैं, अच्छे जल को। ठीक है, घरों में लोग जो है जल का फालतू और अत्यधिक उपयोग करते हैं, जैसे कि जब वो गाड़ी धो रहे होते हैं तो उस समय वो जो गाड़ी को चमका रहे होते हैं, उस समय पाइप चलता ही रहता है। कई बार आपने भी देखा होगा कि तकनीकी नहीं यार, टंकी, जब आपकी टंकी भर जाती है तो भी मोटर चलता रहता है, और आजकल तो वो एक अलार्म आ गया ना कि आपकी टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए, इस तरीके से वो बोलता रहता है। फिर भी लोग उस पर ध्यान नहीं देते, पानी चलता रहता है, खराब होता रहता है, तो ये सारी दिक्कतें भी आती हैं। और भी बहुत सारे हैं, लोग जो है वो कृषि में इसका अत्यधिक उपयोग करते हैं। ठीक है, जितना नहीं करना चाहिए उससे ज्यादा भी उपयोग कर लेते हैं, लेकिन उससे उनकी फसल और भूमि की उर्वरता खराब हो जाती है, और भी बहुत सारी इसमें बातें आ जाती हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, भारत में सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण को संभव बनाती है, इस कथन को न्याय संगत ठहराइए। देखो, सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण को कैसे संभव बनाती है? क्योंकि ऐसा पाया गया है कि सिंचित भूमि की कृषि उत्पादकता असिंचित भूमि की अपेक्षा ज्यादा होती है। सिंपल सी बात है भाई, कि जहाँ पे सिंचाई होती रहेगी मौसम के अनुसार, फसल के अनुसार, तो वहां पे जो उर्वर क्षमता होगी मिट्टी की वो अच्छी रहेगी, और जहाँ सिंचाई नहीं होगी, बंजर हो जाएगा, वहां पर उर्वरता मिलेगी नहीं मिलेगी। दूसरा, फलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए आर्द्रता आपूर्ति नियमित रूप से आवश्यक है, जो केवल विकसित सिंचाई तंत्र से ही संभव हो पाती है। यानी कि जो बहुफसलीकरण है, ये क्या दर्शाता है सिंचाई के मामले में, कि अगर हमें दूसरे अन्य फसलों की उपज को और अधिक बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करना होता है कि हमें सिंचाई के तंत्र को और मजबूत करना होगा, क्योंकि वहां पे जितनी सिंचाई ज्यादा विकसित होगी, वो वहां पे क्षेत्र और ज्यादा वहां पे फल सब्जी वगैरह को उगा पाएगा। ठीक है, वास्तव में हम ये कह सकते हैं कि देश में कृषि विकास की हरित क्रांति की जो रणनीति थी, जब ये पंजाब, हरियाणा, पश्चिम, उत्तर प्रदेश यहाँ पे ज्यादा सफल हुई थी, तो ये भी सिंचाई की व्यवस्था जो थी, ये बहुफसलीकरण को ही संभव बनाई थी इसी हरित क्रांति के दौरान में। ठीक है, और भी यहाँ पे बहुत सारी आप एक दो पॉइंट को और लिख सकते हैं। देखिए, मेन जो पॉइंट है वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, अब आप इसमें एक दो पॉइंट और लिखेंगे अपनी तरफ से, तो आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे, सिंपल सा। ठीक, अब इन्हीं दोनों क्वेश्चन को हम देखेंगे इंग्लिश में। तो इंग्लिश में है आपका यहाँ पे पहला और दूसरा क्वेश्चन। पहले आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे तरीके से, आपके पास पेपर होगा तो आप आंसर को यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका आंसर इस तरह से। ओके, एंड यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है आपका बी वाला पार्ट। तो बी वाले पार्ट को आप इजीली यहाँ से समझ सकते हैं, ये आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है भाई, चलिए अब आता है हमारा सेक्शन नंबर सी, जिसमें हमारे बड़े बड़े क्वेश्चन थे, और हर एक क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था। जैसे 24 का एक कहता है कि पर्वतीय और जो गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे विश्व सड़क परिवहन के सम्मुख कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, विवेचना कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए मैंने वेरी शॉर्ट टाइप में लिख रखा है, आप इसको थोड़ा बड़ा करके लिखिएगा। ठीक है, जैसे सड़क परिवहन, अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, तो यहाँ पे सभी ऋतुओं में प्रभावी और प्रयोग योग्य नहीं होता है। जैसे कि अगर कोई वर्षा ऋतु आ जाती है, तो इस पे आप कोई मोटर वाहन नहीं चला सकते हैं। ठीक है, साथ ही कई बार जो पक्की सड़कें होती हैं, यहाँ पे अत्यधिक बारिश हो जाती है या फिर बाढ़ बाढ़ आती है, तो इसमें आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। सड़कों का जो निर्माण होता है, चाहे मरुस्थल हो चाहे पर्वत क्षेत्र हो, यहाँ पे इनके रखरखाव के लिए बहुत ही ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, और अगर थोड़ी बार प्रॉब्लम होती है तो लोगों का पूरा आवागमन ठप्प पड़ जाता है। ठीक है, ये हो गया। और इस मामले में ना आप एक दो पॉइंट मरुस्थलीय के बारे में ले सकते हैं कि एरिया ऐसे होते हैं कि यहाँ पे जो है ज्यादा किसी का आना जाना नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे विकसित नहीं किया जाता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। विश्व में जो है बहुत सारे ऐसे एरिया है जो ज्यादातर इससे ग्रसित है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं, यहाँ पे कई बार पर्वत ढह जाती है, तो इसकी वजह से सड़क जो है वो परिवहन जो दुरुस्त हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, किसी चट्टान के ढह जाने से, या फिर वो सड़क ही ढह जाती है, इस तरीके से ये सारी चीजें। ठीक है, तो मेन पॉइंट आपका यहाँ पे लिख दिया, और एक दो पॉइंट जो मैंने आपको बोल के बताया वो लिख देना, सिंपल सा। ठीक है, बी दिया हुआ है कि विश्व में रेल परिवहन के प्रमुख लाभों की विवेचना कीजिए। तो यानी कि विश्व में रेल के जो लाभ है ये हमें समझा। तो रेल मार्ग जो होते हैं बच्चों, ये लंबी दूरी तक
स्थल वस्तुओं और यात्रियों के स्थल की परिवहन की एक सबसे बड़ी विधा मानी जाती है। ठीक है। दैनिक आवागमन की रेलें जैसे कि ब्रिटेन में, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत में अत्यधिक लोकप्रिय लोकप्रिय होती हैं, क्योंकि ये दैनिक गाड़ियां नगरों में प्रतिदिन लाखों यात्री को ले जाती हैं, लाती हैं। ठीक है। विश्व में लगभग 13 लाख किलोमीटर लंबे जो रेल के यातायात मार्ग हैं वो फैले हुए हैं। ठीक है। रेलों के द्वारा कोयला सबसे अधिक ढोया जाता है, और भी इसके अलावा भारी जो कच्चे कच्चे माल होते हैं उससे ढोए जाते हैं, और जब कच्चा माल आता है और वहां से फिर ये रेल जो होती है वो तैयार माल को विभिन्न देशों में, विभिन्न देशों के बाजारों तक पहुंचाती हैं। ठीक है। विदेशों से जो भी माल आता है, चाहे भारत हो या फिर अन्य कंट्री में, तो उसको आंतरिक भागों तक, बाजारों तक पहुंचाना इसी का काम होता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि दूर दूर तक यात्रियों को व माल को दूर दराज के स्थानों तक ले जाना, लाना, इस मामले में विश्व को ये अधिक लाभ पहुंचा रहा है, जिसमें भारतीय रेल तंत्र भी एक अहम रेल तंत्र माना जाता है। ठीक है। तो ये तो मैंने आंसर हो गया जो मैंने बताया। अब इसमें एक दो पॉइंट आपने जो अपनी तरफ से ऐड किए होंगे, बस नंबर मिल जाएंगे आपको पूरे के पूरे। ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देखिए। तो इनको आप इंग्लिश में देखेंगे तो ये रहा 24 का ए। और 24 के ए वाले में मैंने आपको कुछ अलग पॉइंट बताए थे। ठीक है। जो मरुस्थल वाला एरिया था उसके बारे में, तो आप उनको ध्यान से समझना, सुनना हिंदी में। और फिर था मेंशन द मेजर बेनिफिट्स ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड। तो क्या क्या होते हैं इसके बारे में आपके सामने ये पॉइंट यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है भाई। और एक ही आ जाता है। अब यहाँ पे बात करेंगे अपने अगले पार्ट की। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने आपको करवाए थे बच्चों, और वही सेम टू सेम प्रश्न आपके आए हुए भी हैं। ठीक है। विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों के प्रमुख जो प्रभाव है इसका विश्लेषण कीजिए। तो भौगोलिक कारक कौन कौन से होते हैं बेसिकली, नॉर्मली पहले आप एक व्याख्या लिख देंगे भूमिका कि सामान्यतः लोग उस हिसाब से बसना पसंद करते हैं जहाँ पे उन्हें भोजन मिल जाए, पानी मिल जाए, घर बनाने योग्य उपयुक्त सामान मिल जाए। ठीक है। जिसके लिए कई प्राकृतिक कारक होते हैं, भौतिक कारक होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है उच्चावच, यानी कि नॉर्मली लोग पर्वतीय, पठार या फिर उबड़ खाबड़ वाले प्रदेशों में नहीं रहते, क्योंकि वो कहाँ पे ज्यादा अच्छा रहना पसंद करेंगे, मैदानी क्षेत्रों में। क्यों भाई? क्योंकि मैदानी क्षेत्रों की जो भूमियां होती हैं, जो जगह होती है, खेती होती है, वो उर्वर होती है, यहाँ पे आसानी से कृषि की जा सकती है। इसीलिए ऐसा देखा गया है, पर्वतीय, पठारी, उबड़ खाबड़ प्रदेशों को छोड़ दिया जाए तो नदी घाटियां जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, थांग हो, यहाँ पे अधिक लोग बसे हुए होते हैं। ठीक है। फिर जलवायु की बात आ जाती है। तो अत्यधिक गर्म या ठंडे भागों में कम जनसंख्या निवास करती है, इसीलिए ये विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। और ठीक इसके विपरीत शीतोष्ण जलवायु और जो मानसूनी प्रदेश जलवायु, यहाँ पे अधिक जनसंख्या होती है। यानी कि अगर आपको बोल दिया जाए कि आप जो अंटार्कटिका में जाके रहो, ठीक है, आपको बोल दिया जाए आप गर्मी वाले एरिया में जाके रहो, नहीं रहोगे। आप कहोगे कि जहाँ पे मानसून वाली जलवायु, शीतोष्ण जलवायु हो, वहां पे हम रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वो हमारे जीवन के अनुकूल है, मौसम के हमारे अनुकूल हो जाती है। ठीक है। फिर आती है मृदा। तो भाई आप ऐसी जगह पे रहना पसंद करोगे जहाँ पे आप खाद्यान्न के लिए फसलें उगा सको। ठीक है। अपने खाने के लिए या फिर पैदावार करने के लिए या फिर व्यापार करने के लिए फसलों को उगा सको। इसलिए ऐसा देखा जाता है, मेनली लोग जो है वो वहां पे बसना पसंद करते हैं जो नदियों घाटियों के इलाके होते हैं वहां पे। खनिज पदार्थ की बात कर लेते हैं। बेसिकली इसमें बात आ जाती है कि यदि जलवायु विषम हो, यानी कि थोड़ी गर्मी, थोड़ी अगर ठंडी भी हो तो भी चलेगा, लेकिन वहाँ पे सोना, हीरा या कोई महंगा खनिज पाया जाता है, तो वहाँ पे हम रहने योग्य अपना वातावरण बना लेते हैं बेसिकली। ठीक है। फिर वनस्पति आती है। ऐसे वन जो अधिक घने होते हैं वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, और जो पर्णधारी वन होते हैं, यानी कि जहाँ पे आप घर बना के आसानी से वन के अंदर रह भी सकते हैं, या फिर नॉर्मली मैदानी इलाके होते हैं, वहाँ पे आप आसान तरीके से रह सकते हो। ये चीजें होती हैं। ठीक है। तो ये है इसके भौतिक कारक यानी कि प्राकृतिक कारक। और इसी में दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि विश्व के जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक और सामाजिक कारकों की विवेचना कीजिए, यानी कि विश्लेषण कीजिए। तो आइए देखते हैं एक भूमिका, उसके बाद में जो आर्थिक कारक है उसकी हम बात करेंगे ना। तो आर्थिक कारक में सबसे पहला आता है परिवहन का विकास। कैसे भाई? वो इस तरीके से, क्योंकि परिवहन के साधनों के विकास से लोग जो होते हैं वो दूर दूर के स्थानों तक आसानी से आ जा सकते हैं, तो वो ऐसी जगह पे रहना पसंद करेंगे। ठीक है। साथ ही वो अपने ऑफिस, अपने मार्केटिंग या फिर नॉर्मली बाजार में, या फिर काम करने के लिए, या फिर कहीं आने जाने के लिए, घूमने घामने के लिए, उन्हें परिवहन जब अच्छा मिलेगा जिस एरिया में, वहां पे रहना पसंद करें। नगरीकरण और औद्योगिकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे मिलता है लोगों को रोजगार। ठीक है। तो जहां पे नगरीकरण होगा, जहाँ पे ज्यादा उद्योग होंगे, नई नई टेक्नोलॉजी होगी, नई नई जो बेसिकली मशीनें वगैरह हैं, नए नए उद्योग लगे होंगे, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, आते हैं किस मामले में, रोजगार के मामले में। लोग शहरों से, मतलब गांव से शहरों की तरफ जाते हैं, किसकी वजह से? रोजगार की वजह से। ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक है। उसके बाद में दूसरा कारक है हमारा धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारक। बेसिकली
धार्मिक कारणों से लोग अपना देश छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब यहूदियों को यूरोप छोड़कर रेगिस्तान क्षेत्र में नया देश इजराइल बसाना पड़ गया था। ठीक है, कहां से? यूरोप को छोड़कर यहूदियों को कैसा कौन सा देश बनाना पड़ा अपने लिए? नया देश इजराइल। ठीक है, इसी प्रकार दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेदी नीति के कारण जनसंख्या का वितरण प्रभावित हुआ था बहुत तेजी से। लोग अफ्रीका को छोड़ के दूसरे दक्षिणी अफ्रीका को छोड़ के दूसरी जो कंट्रीज थी वहां पे आ जा रहे थे। ठीक है, तो जहां पर आपके धर्म को सम्मान मिलेगा आप वहीं पे तो रहोगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बात करूं, ठीक है, ये एक गांव है, यहाँ पे 100 लोग रहते हैं, 100 लोग रहते हैं ए धर्म के, और आपका आपका जो बी धर्म है बच्चों, ठीक है, इस बी धर्म के मात्र रहते हैं 2 लोग। ठीक है, तो क्या आप यहाँ पे जाना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 100 लोग यहाँ पे ए धर्म के, तो वो तो हमारे धर्म को कभी नहीं मानेंगे, मान्यता ही नहीं देंगे, हमें उत्पीड़ित करेंगे इस तरीके से। तो ये चीजें आती है धार्मिक और संस्कृति का, जहाँ पे आपकी धर्म को, आपके संस्कृति को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, आप वही रहना पसंद करोगे। ये चीजें आती है। ठीक, अब इन्हीं को आप इंग्लिश में देखिएगा, क्वेश्चन जो आपका था कि एनालाइज द इफेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो कैसे कैसे ये करता है उसके बारे में रिलीफ आ जाता है सबसे पहले तो भाई। ठीक, उसके बारे में फिर क्लाइमेट आ जाता है, फिर सॉइल आ जाएगा, फिर यहाँ पे मिनरल्स आ जाते हैं, एंड द लास्ट वेजिटेशन। ठीक, और थर्ड था आपका, यानी कि इसमें बी था, एनालाइज द इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो कैसे था भाई इसके बारे में, ये रहे आपके पॉइंट। पहले इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्ट कैसे करते हैं, रिलीजियस एंड जो कल्चरल फैक्टर्स है वो कैसे इफेक्ट करते हैं इसके बारे में। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। तो अब यहाँ पे आता है हमारा हिंदी में अगला क्वेश्चन, जो कि था कि 1901 से 21 और 1921 से 51 इस अवधियों के दौरान भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण कीजिए। तो यानी कि आपको क्या करना है, इन दोनों को ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना था बस। ठीक है, तो इन दोनों की जगह मैं आपको, हाँ ये दो रहे, इनको आपको क्या करना है, थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख देना था। ठीक है, जैसे स्थिर वृद्धि की अवधि मानी जाती है कितनी, 1901 से लेके 1921 तक की। ठीक है, क्या होता है इस समय भारत में जो जनसंख्या की वृद्धि होती है वो काफी स्थिर होती है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि ज्यादा हो नहीं रही होती। क्यों भाई? क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी। ठीक है, यहां तक कि ये देखा गया था कि 1911-1921 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। क्यों भाई? क्योंकि इस समय चल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, इस समय जन्म दर, मृत्यु दर दोनों बहुत ज्यादा ऊंची थे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो वृद्धि दर थी जनसंख्या की वो काफी कम रही थी। ठीक है, उसके बाद में 1921 से 51 की बात आ जाती है। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें हुई थी निरंतर वृद्धि की अवधि, क्योंकि भाई वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था। अब यहाँ पे लोग जो थे वो वर्ल्ड वॉर से हटकर अब उनका ध्यान आ गया था परिवार नियोजन की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि स्वास्थ्य सेवाएं जो थी वो तेजी से बढ़ रही थी। तो इस मामले में जो मृत्यु दर थी उसमें तो कमी आई, लेकिन जो जन्म दर थी बच्चों वो इस अवधि में ज्यादा बढ़ती रही थी। ठीक है, हालांकि इस टाइम पीरियड में भारत भी आजाद हुआ था, तो ऐसे में फिर भी जितने अंग्रेज यहाँ से भागे ही नहीं, उतने तो यहाँ पे हिंदू जो बेसिकली भारतीय थे उन्होंने जन्म लिया था उसी दिन। ठीक है ना, तो ये चीजें थी। आई होप ये समझ गए होंगे, बस आपको इसी को ना थोड़ा बड़ा करके लिख देना था। ठीक है, अब इसी को आप यहाँ पे देख लेंगे इंग्लिश में कि एनालाइज द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन द इंडिया ड्यूरिंग 1901, 1921, 1921 टू 1951। ठीक है, देखेंगे आंसर आपका जो मेनली दो पार्ट का है, एक है स्टेडी ग्रोथ पीरियड बिफोर 1921, पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ 1921 टू 51। ठीक है, अब आएगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 27 वाला। 27 में दिया गया है, बहुत अच्छा प्रश्न था बच्चों, समझाया था अच्छे तरीके से। भारत के आयात संगठन के बदलते जो प्रारूप है इनकी आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, तो क्या क्या बदलते हुए प्रारूप थे इनकी व्याख्या आपको करनी थी, आइए देखते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद में भारत के आयात संगठन के बदलते स्वरूप, बेसिकली भारत ने 1950 एवं 60 के दशक में खाद्यान्न में गंभीर कमी का अनुभव किया। तो इसीलिए इसमें उसने क्या किया था, ज्यादातर जो खाद्यान्न था उसका आयात किया था। ठीक है, खाद्यान्न के आयात के साथ साथ ऐसी वस्तुएं इसने खरीदी जिसमें ज्यादा पैसा लगता था। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें और उपकरण की छोटे मोटे हथियार भी इसने खरीदे थे। ठीक है, और जब 1970 का दशक आया तो हरित क्रांति के कारण खाद्यान्नों का आयात भारत ने रोक दिया, और 1973 में फिर आता है ऊर्जा संकट। तो ऊर्जा संकट की वजह से क्या होता है कि उर्वरक एवं पेट्रोलियम जो होता है इसको और आयात पर बल दे दिया गया, क्योंकि अब जो खाद्यान्न था उसके आयात को रोक दिया गया, तो उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात को बढ़ा दिया गया। ठीक है, इसके बाद में जब भारत ने औद्योगिकरण को अपनाया, वैश्वीकरण को अपनाया,
तो बड़ी बड़ी जो पूंजीगत वस्तुएं थी उनका आयात शुरू हो गया, जैसे कि स्वर्ण, चांदी, धातु चीजें, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, इन सभी का आयात भारत ने शुरू कर दिया था। ठीक है, तो मेनली आंसर बस आपका ये इतना ही है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में आगे बात करें तो अच्छा, इसको आप पहले इंग्लिश में देख लेना अच्छी तरीके से। इंग्लिश में ये रहा, एक्समाइन द चेंजिंग पैटर्न ऑफ द कंपोजिशन ऑफ इंडियाज इंपोर्ट्स। तो क्या था इसके बारे में, द चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ इंडियाज इंपोर्ट कंपोजिशन सिंस इंडिपेंडेंस। तो ये रहा आपका मेन आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, अब इस मामले में आपका जो एक और क्वेश्चन यहाँ पे ऐड है 27 वाला, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में दिखाऊंगा। एक्सप्लेन एनी 5 मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले थी डिपेंडेंसी ऑन इरेक्शन मॉनसून, लेक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, स्मॉल फॉर्म्स एंड फ्रेगमेंट होल्डिंग्स। ठीक है, लेक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, एक्सेस केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है ना, और इसके बाद में फोर्थ तीसरी। ठीक है, तो अब इसको हिंदी में देखेंगे, तो आइए हिंदी में आपको दिखा देते हैं क्या था ये। देखो, भारतीय कृषि की किन्हीं 5 समस्याओं की आपको यहाँ पे व्याख्या करनी थी। तो 5 समस्या कौन कौन सी थी? सबसे पहला, अनियमित मानसून पर निर्भरता। क्यों भाई? क्योंकि भारतीय जो कृषि है वो ज्यादातर मानसून पर निर्भर करती है। ठीक है, भूमि सुधारों की यहाँ पे कमी देखी जाती है, क्योंकि आज भी जो भूमि सुधार कानून है वो अच्छे तरीके से लागू नहीं हो पाता है। लोग जो बड़ी बड़ी भूमियों को अवैध तरीके से कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, लोगों के छोटे छोटे खेत एक ही गांव में है, उनको एकत्र नहीं किया जाता, जिससे कि उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे वित्तीय संसाधन की बाधाएं है, ऋणग्रस्तता है, क्योंकि लोगों को जो है जो साहूकार वगैरह होता है वो ऋण तो दे देते हैं, ऋण के बाद उनकी पूरी जमीन ही हड़प लेते हैं। ठीक है, वित्तीय संसाधन इन्हें देते हैं, उसमें बाधाएं आती है, क्योंकि जो बीच में लोग बैठे होते हैं सरकार और जनता के बीच में, वो इनको लूट लेते हैं। ठीक है, सिंचाई साधनों में कमी होती है, इसीलिए जो लोग हैं वो अपने जो बेसिकली सिंचाई साधन जो है, जैसे कि ट्यूबवेल वगैरह हो गए, टाइप में जो हो गए, या फिर अन्य जो तकनीकें होती हैं उन्हें मिल ही नहीं पाती हैं। और साथ ही कई लोग ये सोचते हैं कि हम सिंचाई ज्यादा करेंगे तो फसल अच्छी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। साथ ही लोग जो है अत्यधिक रासायनिक व उर्वरक का उपयोग करते हैं, तो इससे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको इस तरीके से ध्यान में रखनी है। सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आगे बात करेंगे। तो आगे अब बात करने के लिए बचा क्या है, अब मैप बचा है बेसिकली। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि मैप जो था, ये मुझे मैप इस पेपर में मिला नहीं, तो मैं आपको क्या करता हूँ कि आपकी किताब के अनुसार आपको बता दूंगा कि कहाँ पे आपको क्या करना था। ठीक है, जैसे कि एशिया का जो अंतरराष्ट्रीय वायु पतन है ये आपको बताना था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारे वायु पतन है वो निकाल लेता हूँ और आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे था। ठीक है, वायु पत्तन। ओके, देखो एशिया के वायु पत्तन में ना जो मेनली मैन थे, आप यहाँ पे देख लेना। इसमें से एशिया के वायु पत्तन में सबसे बड़ा जो यहाँ पे माना जाता है बच्चों, वो मैंने आपको बता देता हूँ। एक है यहाँ पे देख सकते हैं, इसको बड़ा करना पड़ेगा। एक है यहाँ पे आपका टोक्यो। ठीक है, और छोटा करते हैं इसको, और इसको करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे था आपका टोक्यो। ठीक है, यहाँ पे था आपका चाइना में बीजिंग, भारत में यहाँ पे मुंबई था, और जेद्दा यहाँ पे ऊपर की साइड था, और नीचे की तरफ यहाँ पे था अदन। तो इसमें से कोई एक आया होगा, मैं आपको पांचों बता दिए हैं, जिसमें जो भी आया होगा अब आप देख लेना कि आपको कौन सा अंकित करना। ठीक है, अगर मेनली अगर आपको दिक्कत होगी तो वहाँ पे जेद्दा और अदन में होगी। ठीक, अगला क्या था भाई? अगला था लाल सागर और भूमध्य सागर को मिलाने वाली नहर का नाम क्या था? ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पे था, एक सेकेंड, लाल सागर और भूमध्य सागर को मिलाने वाली नहर। ठीक है, उसके बाद में उत्तरी अमेरिका का एक प्रमुख समुद्री पत्तन कौन सा था? ठीक है, तो समुद्री पत्तन जैसा कि भी मैंने आपको दिखाया ही था, ये रहा। यहाँ पे पूछा गया उत्तरी अमेरिका का, तो उत्तरी अमेरिका में मेनली 3 है। कौन कौन से? एक है बच्चों यहाँ पे सबसे पहला वैंकूवर, फिर यहाँ पे नीचे है सैन फ्रांसिस्को, और फिर यहाँ पे आ जाता है आपका ये न्यूलासियस। ये 3 ही मैन है आपके यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, और इनमें से कोई एक आया होगा तो आपने भर दिया होगा अच्छी तरीके से। ठीक, अब यहाँ पे था पार ऑस्ट्रिया रेलमार्ग का पार ऑस्ट्रियन रेलमार्ग श्रे का स्टेशन। ठीक है, तो जो रेलमार्ग वगैरह थे हमारे, ये अब यहाँ पे उसकी बात आ जाती है। तो देखते हैं भाई रेलमार्ग कहाँ पे है हमारे। हाँ ये रहा। देखो ऑस्ट्रेलिया में 2 रेलमार्ग, मतलब 2 ही जगह हैं। एक तो है आपका ये यहाँ पे पर्थ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये सिडनी आ जाएगा। तो इसमें से कोई एक होगा, आपने कर दिया होगा अच्छे तरीके। ठीक, यहाँ पे था अफ्रीका में चलवासी पशुचारण का एक प्रमुख क्षेत्र है। तो अफ्रीका में जो चलवासी पशुचारण है, इसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है बच्चों? मेनली है 3, जिसमें से एक है ये वाला एरिया दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, ऊपर वाला ये उत्तरी अफ्रीका जाता है, और नीचे जो ये आपको एक छोटा सा द्वीपीय देश दिख रहा है ये मेडागास्कर है। तो इन तीनों में से कोई एक आया होगा, आपने भर दिया होगा। ठीक है, उसके बाद में विस्तृत अनाज कृषि का एक प्रमुख क्षेत्र है। तो विस्तृत अनाज कृषि का, और देखो भाई अनाज कृषि की जब बात आ रही है ना, तो
इसमें से कोई भी हो सकता है जो कि मेनली आपको दिया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ बता नहीं सकता कि मैप आपका था क्या उसमें बेसिक, ठीक है। और उसके बाद में यूरोप का अंतर्राष्ट्रीय वायु पतन कौन-सा था? तो यूरोप का अंतर्राष्ट्रीय वायु पतन भाई बहुत सारे थे, जिसमें से कोई भी आपसे पूछ लिया गया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए इसमें आपका जो है देखो 4 हैं मेनली, कौन-कौन से? जिसमें एक आपका आ जाता है यहाँ पे बर्लिन, ठीक है? यहाँ पे आ जाता है आपका लंदन, लंदन के नीचे पेरिस, उसके यहाँ पे रोम आ जाता है। तो इसमें से कोई सा भी आपको भरना होगा। आई होप आपने को भर दिया होगा अच्छे तरीके, ठीक। फिर ये हो गया आपका ये पूरा का पूरा मैप। फिर यहाँ पे आता है आपका इंडिया वाला मैप। तो इंडिया वाला मैप तो भाई बहुत आसान था, जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य था, ये आपको बताना था, ठीक है। तो ये मैंने आपको कल ही मैप में बताया था, कल की वीडियो में ही। जिसमें से सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो कौन-सा था? वो था हमारा बिहार, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि उच्चतम नगरीकरण वाला राज्य कौन-सा था भाई? जहाँ पे उच्चतम नगरीकरण है, वो था गोवा, ठीक है। उसके बाद में जूट का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन-सा था भाई? तो जूट का जो बेसिकली अग्रणी राज्य उत्पादक है, वो कौन-सा था? अभी आपको दिखाते हैं। जूट जूट ओके, ठीक है। चावल और जूट का, ये रहा। इसको बोलते थे पश्चिम बंगाल, ठीक है। जूट और जूट का जो अग्रणी उत्पादक है, वो ये था। उसके बाद में कोरापुट जो बॉक्साइट खान है, ये कहाँ पे है? कोरापुट बॉक्साइट खान, है ना? अभी आपको दिखाते हैं, जो बॉक्साइट खान है, कोरापुट कहाँ पे है भाई? मैंगनीज, तांबा, बॉक्साइट, ये रहा देखो, ओडिशा में इस वाले एरिया पे है, ठीक है। कहाँ पे? ओडिशा में इस वाले एरिया। उसके बाद में अगला था हमारा कि झरिया कोयला खान। तो झरिया जो कोयला खान है बच्चों, ये कहाँ पे है हमारी? देखते हैं अभी। झरिया कोयला खान, ठीक है। मैंगनीज खान, लोहेस खान, कोयला खान नीचे आएगी साइड, हाँ। झरिया है देखो, ये रही। झारखंड में ही है, जो कि इस वाले एरिया पे आती है, यहाँ पे बीच में भी, ठीक है, झरिया। उसके बाद में अगला क्या था हमारा कि मंगलुरु एक समुद्री पत्तन है। तो भारत में मंगलुरु समुद्री पत्तन कहाँ पे है भाई? देखते हैं। समुद्री पत्तन मंगलोर, मंगलुरु। तो मंगलुरु इसमें आपको कहाँ पे दिख रहा है? मंगलुरु बेसिकली ये आपको दिखेगा, एक सेकंड, ये रहा देखो, कर्नाटक में बेसिकली मंगलुरु ये वाला पार्ट जो है ना, इसको बोलते हैं न्यू मैंगलोर, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में पंजाब में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तन, ठीक है। पंजाब में भाई अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तन कौन सा है? तो पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तन देखते हैं, अभी आएगा हमारा, ठीक है। एक सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय पूछा गया ना, तो मेरे हिसाब से यही होगा जहाँ तक है, ठीक है ना, ये वाला एरिया जो है ना, यही होगा, ठीक है। तो ओवरऑल आपका इस तरीके से ये पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है बच्चों, तो जो हमने आपको पढ़ाया था, केवल 2 सैंपल पेपर में और मैप वगैरह में उसके मिला लें, तो अराउंड जो है वो 50 से 55, ठीक है, 55 से भी 60 मान सकते हैं। 55 से 60 नंबर का जो पेपर था बच्चों, वो वही सेम टू सेम पेपर आया है, जो हमने आपको अपने पिछले 2 सैंपल पेपर में और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैप बताया था उसी में, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियोस देखी होंगी तो आपको समझ में आ गया होगा आपको करना कैसे था। बाकी आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, आपके 70 आउट ऑफ कितने मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है, बताना। बाकी अब हम फिजिकल की और पॉलिटिकल की तैयारी करने वाले, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, इसी तरीके से अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।